वेलकम स्टूडेंट। आज शुरुआत करेंगे हम महाराष्ट्र सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए गए, उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है, यह हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र सीईटी के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहां देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1999 में आया हुआ क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द फोर्स विच इज टू एबल टू मेंटेन कांस्टेंट। अब देखिए, हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सुन के ऐसा लगता है कि फोर्स मतलब न्यूटन यूनिट होगी इसकी, या फोर्स है ये। बेसिकली ये फोर्स नहीं है, ये वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है और सर्किट में एनर्जी गेन करके बार बार सर्कुलेट होता रहता है। तो देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द फोर्स विच इज एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट। करंट नहीं होगा, पावर नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस नहीं होगा। आंसर इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर 1 ohm each is connected to 12 volt battery of internal resistance 0.4 ohm. The current flowing through the circuit. देखिए यहां पर क्या कहा गया है, a series combination of two resistor 1 ohm each is connected to 12 volt battery of internal resistance 0.4 ohm. तो हमें करंट की वैल्यू बतानी है। चलिए आइए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और सीखते हैं करंट किस तरह से निकाला जाए। देखिए, दो रेजिस्टर्स हैं, 1 ohm सीरीज कॉम्बिनेशन में, सेल का पॉजिटिव और इस सेल का नेगेटिव। करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हुआ। अब देखिए, करंट टर्न होगा या ब्रेक होगा, चेक कर लीजिएगा। करंट टर्न होगा या ब्रेक होगा, तो यहां पे करंट टर्न हो रहा है, तो 1 + 1 + 0.4। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप कह सकते हैं 1 + 1 + 0.4, तो टोटल ये आ जाता है आपके पास में 2.4 ohm। अच्छा, ओम्स लॉ से आप जानते हैं V = IR, तो I = लिखा जा सकता है V/R। V है आपके पास 12 / 0.2.4, तो हम इसे लिख सकते हैं 120/24, 12/24 × 10, तो ये आ जाता है 2, और आंसर आता है आपके पास में 5 एम्पियर। तो यहां पर 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा इस सर्किट के लिए। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर फिगर में 10 ohm, 20 ohm, 100 ohm और 200 ohm, ये आपको बैलेंस Wheatstone ब्रिज गिवन है। इन फिगर गिवन बिलो द शो बैलेंस Wheatstone नेटवर्क। नाउ इट इज डिस्टर्ब बाय चेंजिंग P टू 15 ohm। हमने P को 15 ohm में कन्वर्ट कर दिया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल नॉट ब्रिंग द ब्रिज टू बैलेंस अगेन। तो इसमें ऐसा क्या होगा जो करने से ब्रिज बैलेंस नहीं होगा। तो देखिए, बैलेंस ब्रिज क्या कहलाता है, जब आर्म्स रेशो इक्वल होते हैं तो उसे बैलेंस ब्रिज कहा जाता है। तो देखो, 10 / 20, 100 / 200, 10 / 20, 100 / 200, तो 10 / 20 1/2, 100 / 200 दैट इज 1/2। अब आपने P को 10 के प्लेस पे 15 कर दिया। 15 करने से देखो, 15 / 20 की वैल्यू 100 / 20, 100 / 200 के इक्वल नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, आइए चारों ऑप्शन के माध्यम से समझते हैं। देखिए क्या कहा गया है, पहले था 10 / 20 दैट इज इक्वल टू 100 / 200, 1/2 = 1/2 से हम कह सकते हैं, बराबर है, बैलेंस ब्रिज है। अब हुआ क्या, 10 / 20, 100 / 200, 10 के प्लेस पे आप इसे 15 कर दीजिए। नाउ 15 / 20 दैट इज इक्वल टू 100 / 200, ये मैच नहीं हो रहा है। मान लो 100 / 200 मतलब 1/2, ये तो फिक्स है। नाउ 15 / 20 इक्वल नहीं है, तो अगर हमने R को 2 से इंक्रीज किया, R को 2 से इंक्रीज किया, तो ये 2 से इंक्रीज करने पर 22 मान लेते हैं। तो 15 / 22 एंड 100 / 200 वापस से मैच नहीं होता है। हमने Q को 10 से इंक्रीज किया, Q को 10 से इंक्रीज किया, तो ये 110 हो गया। तो 15 / 20, 110 / 200, मतलब एक बार फिर से मैच नहीं हो रहा है। रेशो चेक कर लीजिए आप। S को आपने 20 से इंक्रीज कर दिया, S को जब आपने 20 से इंक्रीज किया तो 220 हो गया। 15 / 20 ये 3/4 होता है। नाउ S को आपने 20 से इंक्रीज किया तो 100 / 220 हो गया है। तो 100 / 220 एक बार फिर चेक कीजिएगा, फिर से 10 / 22 मैच नहीं होता है।
मतलब हमने इसे डिवाइड भी किया तो 5/11 आने वाला है, जो कि 3/4 नहीं है। और हमें यही बताना था कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे पुटअप करने पर यह बैलेंस ना हो। तो भाई पहला चेंज लाए तो भी बैलेंस नहीं हुआ, दूसरा चेंज लाए तो भी बैलेंस नहीं हुआ, तीसरा चेंज लाए तो भी बैलेंस नहीं हुआ। मतलब इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, ये सारे के सारे चेंजेस लाने पर ये बैलेंस नहीं हो। देखिए 2000 में आया हुआ एक क्वेश्चन, इसमें बोला था alloy constant and magnesium are used to make standard resistance because they have, देखिए इनकी हाई रेजिस्टिविटी, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, लो रेजिस्टिविटी बोथ ए एंड बी। तो यहां नोटिस यह करना है कि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही कम होता है, यह इनका सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जिसके कारण इन दोनों को स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए यूज किया जा रहा होता है। अगला क्वेश्चन चेक कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में बताया गया था अ बैटरी ऑफ सेल, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ohm is connected to resistor as shown in the figure. If the current in the circuit is 0.5 ampere, then what is the resistance of the resistor? देखिए इसे बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आइए बोर्ड पर इसे किस तरह सॉल्व किया जाए देखते हैं। देखिए क्या कहा गया है, हमें इस आर की वैल्यू निकालनी है। सेल का ईएमएफ 10 दे रखा है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अच्छा यहां से पॉजिटिव से करंट आई, यहां पर एंटर हुआ आई, करंट यहां से होता हुआ इधर गया और एमीटर ने जो रीडिंग नोट की आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर नोट की। ओके, अब देखिए ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल में, तो जब अगर एलिमेंट के अक्रॉस करंट सेम होता है, एलिमेंट के अक्रॉस करंट सेम होता है तो इसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। मतलब R प्लस, तो नेट रेजिस्टेंस जो होगा दैट विल बिकम R+3। ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR, I इंटू RS, 10 इक्वल टू I कितना है 1/2, 0.5, R+3 लिखा जा सकता है, तो 20 R+3, तो R कैन बी रिटन 17 ohm। तो यहां पर रजिस्टर की वैल्यू आती है 17 ohm। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, महाराष्ट्र CET 2000 में आया हुआ क्वेश्चन, when a wire is stretched and its radius becomes small r/2, then the resistance will be given by, देखिए जब भी वायर का लेंथ चेंज किया जाता है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेजिस्टेंस के साथ में एक रिलेशन होता है, उसकी रेडियस r/2 हो गई, मतलब लेंथ को इंक्रीज किया गया है, तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। आइए बोर्ड पर और समझिए किस तरह से इसकी वैल्यू निकाली जाती है। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, L1 लेंथ, A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया, R1 रेडियस, L2 लेंथ, A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया, R2 रेडियस। लेंथ को खींचा, लेंथ हो गई L2, तो हम ये रिलेशन पहले भी प्रूव कर चुके हैं, R2/R1 L2/L1 का होल स्क्वायर, A1/A2 का होल स्क्वायर, R1/R2 की पावर 4 ऐसा लिखा जाता है, R2/R1 R1/R2 की पावर 4। अब समझना ध्यान से, मान लो शुरुआत में रेजिस्टेंस R है, इनिशियल रेडियस R है, फाइनल रेडियस R/2 है, तो हम कह सकते हैं R1/2, सो R1/R2 कैन बी रिटन 2:1। नाउ 2:1 लिखा तो R1/R2 को 2:1 लिखने पर चेक करो क्या हुआ, 2 की पावर 4, तो R2 कैन बी रिटन 16 टाइम्स ऑफ R1, तो 16 टाइम रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। देखिए यहां पर एक सर्किट जो कि पीपीटी या जो भी आप स्क्रीन देख रहे हो उस पर अवेलेबल नहीं है, जिसको मैं बोर्ड पर डिस्कस करूंगा। एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बताया गया है, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में सेंटर में रेजिस्टेंस 10 ohm है, 10 ohm। अब बोला ऐसा गया है कि सेंटर में 10 ohm रेजिस्टेंस है, तब करंट जो फ्लो हो रहा है वो 4 एम्पियर है बैटरी से। अब इस 10 ohm को 20 ohm से रिप्लेस कर दो तो करंट पे क्या असर पड़ेगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट क्या होगा। आइए बोर्ड की तरफ और सीखिए क्या होता है। देखिए क्या कहा गया है, जब भी 5 रजिस्टर्स दिखते हैं तो हम 5 रजिस्टर्स को हमेशा चेक करना चाहते हैं कि ये बैलेंस ब्रिज है या अनबैलेंस ब्रिज है। 1 ohm 7 ohm, 3 ohm 21 ohm, तो 1/7 दैट इज इक्वल टू 3/21, तो आप चेक कर सकते हैं 1/7 एंड दैट इज इक्वल टू 1/7, तो ये बैलेंस ब्रिज है।
जब भी ब्रिज बैलेंस होता है तो ये जो पॉइंट होता है सी और ये जो पॉइंट होता है डी, इसका पोटेंशियल हमेशा सेम रहता है। तो VC माइनस VD की वैल्यू 0 होगी, मतलब VC माइनस VD ब्रांच से पास होने वाला जो करंट निकाला जाए VC माइनस VD, ये 0 होगा। मतलब अगर आपने 10 ओम लगाया या 20 ओम लगाया, समझना 10 ओम लगाया तो भी करंट पास होगा क्या? भाई 10 ओम लगाया तो भी करंट पास नहीं होने वाला, क्योंकि I 0 आ जाएगा। अब 10 के प्लेस पे आप 20 लगा दो तो क्या फर्क पड़ेगा? भाई करंट मान लो यहां से 4 एंपियर आया, मान लो यहां से I1 गया, यहां से I2 गया, I1 के बाद इधर जाना चाहता था, I1 डैश और I2 डैश। अब समझना ध्यान से, बैलेंस ब्रिज होने के कारण I2 डैश की वैल्यू 0 होगी, I2 डैश की वैल्यू 0 हुई। नाउ 0 मल्टीप्लाई बाय 20 आंसर कितना होगा? 0 मल्टीप्लाई बाय 20 आंसर कितना होगा? तो 0 होगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 10 आंसर कितना होगा? तो 0 होगा। तो रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए ये रजिस्टर की वैल्यू बैलेंस कंडीशन में करंट की वैल्यू को अफेक्ट करने वाली नहीं है। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, एक सेल है जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, इसे किसी अननोन रजिस्टर R से कनेक्ट कर दिया गया और इससे कुछ करंट फ्लो हुआ I मान लीजिए। फिर आपने एक नया सर्किट लिया, नए सर्किट का ईएमएफ 1.5 वोल्ट दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.3 है, और पिछले सर्किट में जो रजिस्टर था वही रजिस्टर आपने इस सर्किट में भी कनेक्ट किया है। तब आपको बताना है कि जो R की वैल्यू होगी, अननोन वैल्यू क्या है, और वो भी उस कंडीशन में जब पिछले वाले सर्किट का करंट और अभी वाले जो सर्किट का करंट दोनों सेम हो। तो आइए बोर्ड पर समझते हैं इस बात। देखिए क्या कहा गया है, 2 वोल्ट बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, करंट फ्लो हुआ यहां से I माना, करंट यहां से I, यहां फ्लो हुआ I। अब जब करंट फ्लो हुआ सभी जगह से, तो देखो यहां इस रजिस्टर और इस रजिस्टर से करंट सेम है। जब भी करंट सेम होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो V इक्वल टू I इंटू RS, तो 2 इक्वल टू I, R प्लस 0.5 मतलब 1/2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब क्या बोला गया है कि ये भी बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव, करंट फ्लो हुआ I, करंट यहां से गया, फॉरवर्ड गया, वापस से करंट इधर गया, करंट टर्न हुआ। करंट टर्न होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल, करंट सब एलिमेंट से सेम होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन। ओम्स लॉ वापस से V इक्वल टू IRS, करंट वही है जो पिछले वाले सर्किट में था, 1.5 IRS को क्या लिख सकते हैं, तो R प्लस 0.3, तो इसे 3/10 लिखा जा सकता है, इक्वेशन नंबर 2। और 1.5 को मैं लिख लेता हूं 3/2। अब मुझे निकालना क्या है, तो मुझे R निकालना है। तो आप देख सकते हैं 3/2 डिवाइड बाय 2/1, I R प्लस 3/10, I R प्लस 1/2, I से I कैंसल, 3/2 इंटू 1/2, 10R प्लस 3/10 डिवाइड बाय 2R प्लस 1/2, 3/4। अब चेक कीजिए क्या लिख सकते हैं आप इसे, 10R प्लस 3 डिवाइड बाय 10, 2R प्लस 1, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब आप इसे लिख सकते हैं 5, 15, 2R प्लस 1, 4, 10R प्लस 3, 30R प्लस 15, 40R प्लस 12, 15 माइनस 12 दैट इज 3, 40R माइनस 30R, 10R, R दैट इज इक्वल टू 3/10 ओम, इसे 0.3 ओम लिखा जा सकता है। सो आंसर विल बी 0.3 ओम। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, 2001 में आया हुआ क्वेश्चन, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर अ सेल इज 0.8 वोल्ट
when the current is 2 ampere and 9 volt when the current is 1.5 ampere. What is the internal resistance of cell? देखिए सेल टॉपिक पढ़ाते समय मैंने बात बताई थी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब जो भी एक्सटर्नल रजिस्टर या लोड आप लगाते हैं उस लोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। और यह टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब बदल रहा है तो इसके बदलने के पीछे कहीं ना कहीं करंट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर आ रहा है। आइए इस बात को समझते हैं। बोर्ड देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे पास में एक सेल है जो घड़ी के अंदर लगता है। दीवार पे जो घड़ी होती है उसमें जो सेल होता है उसके पीछे आप ऑब्जर्व कीजिए, सेल को निकाल दीजिए या दो सेम कंपनी के सेल लेके आइए, उस सेल को आप घड़ी में लगा दीजिए और सेम कंपनी का सेल उठा के आप टॉर्च में लगा दीजिए। अब बताइए सेल सेम है या डिफरेंट है? तो मैंने कहा कंपनी सेम है और सेल का इनिशियल वोल्टेज भी सेम है, मतलब दोनों सेम है। बदला तो क्या बदला? बदला तो घड़ी के प्लेस पर टॉर्च बदल गई। भाई सेल के अंदर जो मटेरियल था वो इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के अंदर जो मटेरियल है उसके कारण जो रेजिस्टेंस होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस, और वो दोनों केस में सेम है। लेकिन जब घड़ी की बात करें हम तो घड़ी का एक्सटर्नल सर्किट अलग है, टॉर्च का एक्सटर्नल सर्किट अलग है। घड़ी और टॉर्च का एक्सटर्नल सर्किट अगर अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस अलग आ सकता है, और वही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है कि रेजिस्टेंस बदला। यहां पे E वही वाला सेल, ये भी CE वही वाला सेल, स्मॉल r वही इंटरनल रेजिस्टेंस, पर ये घड़ी मतलब R1 और ये आपके पास में टॉर्च मतलब R2। तो यहां हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर हम देखें तो I करंट फ्लो हुआ I1, तो आप कैसे लिख सकते हैं? करंट जहां पर एंटर होता है पॉजिटिव, एग्जिट नेगेटिव। करंट यहां पर टर्न हुआ, वापस से आया I1, पॉजिटिव और नेगेटिव, बराबर है ना? ये A, ये B, ये C और ये D किरचॉफ वोल्टेज लॉ से लिखा जाए। A B C D A में A से B गए तो A से B तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन B से C गए तो B से C जाने पर I1 करंट है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो माइनस I1 R1। C से D कुछ है क्या? तो C से D कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। D से हम A की बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट D टू A। D से A की बात की तो पॉजिटिव से नेगेटिव हम जा रहे हैं, मतलब माइनस I1 इंटू R। नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब हायर की तरफ जा रहे हैं, प्लस E दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूं E इक्वल टू I1 R1 प्लस I1 इंटू स्मॉल r, और E इक्वल टू मैं कह सकता हूं V1 प्लस I1 इंटू R। और देखो इसी की वैल्यू आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू शुरुआत के केस में जो दे रखी है, देखो कितनी दे रखी है, तो 8.5 है और बाद में 9 है। तो इस V1 की वैल्यू 8.5 गिवन है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आया उसकी वैल्यू 9 वोल्ट गिवन है। तो देखिए हमने लिख दिया 8.5 प्लस I1 इंटू R, और I1 की वैल्यू भी आपको गिवन है 8.5 प्लस 2 एम्पियर करंट है आपके पास में, 2 स्मॉल r। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आइए दूसरे सर्किट को, मैं कहता हूं ये A डैश है, ये B डैश है, ये C डैश है और ये D डैश है। थोड़ा समझना, करंट I2 फ्लो हुआ, यहां से फ्लो हुआ A से B, A डैश से B डैश की तरफ गया। A डैश से B डैश कुछ है क्या? तो कुछ भी नहीं है। B डैश से C डैश की हम बात करें, I2 करंट फ्लो हो रहा है। B डैश से C डैश की बात करें, I2 करंट फ्लो हो रहा है। जब I2 करंट फ्लो हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ओके। तो B डैश से C डैश की बात की गई, पॉजिटिव से नेगेटिव, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश और A डैश, फाइनली क्लोज लूप, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। A डैश B डैश कुछ भी नहीं, B डैश से C डैश, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब माइनस I2 R2, माइनस I2 R2। C डैश से D डैश कुछ भी नहीं है, D डैश से A डैश, पॉजिटिव से नेगेटिव, माइनस I2 इंटू स्मॉल r, नेगेटिव से पॉजिटिव,
प्लस ई दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ई को लिखा जा सकता है I2 R2 प्लस I2 इंटू स्मॉल r। I2 इंटू R2 मतलब V2 प्लस I2 इंटू स्मॉल r। तो इससे आप लिख दीजिए V2 की वैल्यू जो है वो V2 आपके पास है 9 वोल्ट प्लस I2 मतलब कितना है 1.5 इंटू R। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट में LHS में E, सेकंड में LHS में E, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 8.5 प्लस 2R, 9 प्लस 1.5R, 2R माइनस 1.5R, 0.5R, 9 माइनस 8.5, 9 माइनस 8.5, तो ये आ गया 0.5। तो R की वैल्यू आपके पास में 1 ओम निकल कर आती है। सो वैल्यू ऑफ R विल बी 1 ओम। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, 2002 में एक अच्छा क्वेश्चन आया है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें ऐसा कहा गया है कंडक्टर की लेंथ को डबल किया गया, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया है, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा जबकि पुराना रेजिस्टेंस 4 ओम दे रखा हो। तो आइए बोर्ड पर चलते हैं और समझते हैं इसे कैसे निकाला जाए। देखिए क्या कहा गया है, शुरुआत में लेंथ L1 था, बाद में लेंथ L2 कर दिया गया है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो एक रिलेशन हम लोगों ने पहले भी देखा है, L2 बाय L1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू A1 बाय A2 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू R1 बाय R2 की पावर 4। अब लेंथ को कितना किया है तो डबल किया गया है लेंथ को, तो L2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L1, सो R2 अपॉन R1, 2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर दैट इज 4। R2 इज रिटर्न 4 टाइम्स ऑफ R1। R2 की वैल्यू को 4 टाइम्स ऑफ R1 लिखा गया है। अगर ये 4 टाइम्स ऑफ R1 लिखा गया है तो शुरुआत में जो वैल्यू है वो 4 ओम है, तो 4 4 जा 16 ओम इसका आंसर होगा। तो 4 टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा डबल लेंथ करने पर। देखिए 2002 में आया हुआ एक और क्वेश्चन, आपके पास में 2 रजिस्टर है R1 R2, जब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हो तो 6/5 ओम आता है, और जब दोनों कॉम्बिनेशन में से एक को हटा देते हो तो किसी एक का रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो बताना है कि दूसरे का रेजिस्टेंस कितना होगा। आइए बोर्ड पर और कैलकुलेट कैसे किया जाए देखिए दोनों रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब भी रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो इनका रिजल्टेंट आता है 1/R1 प्लस 1/R2, और आरपी को लिखा जा सकता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसकी वैल्यू 6/5 गिवन है। अब ऐसा कहा गया है कि सीक्वेंस को तोड़ दीजिए, हटा दीजिए, तो किसी भी एक रजिस्टर की वैल्यू दे रखी है 2 ओम, तो बाकी दूसरे की वैल्यू कितनी होगी, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 6/5। मान लो एक रेजिस्टेंस 2 ओम है तो हम कह सकते हैं 2R1 अपॉन R1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6/5। 2R1 मल्टीप्लाई बाय 5, 6R1 प्लस 2, 10R1 इक्वल टू 6R1 प्लस 12, 4R1 इक्वल टू 12, तो R1 इक्वल टू आता है 12/4 दैट इज 3 ओम। तो इसका आंसर होता है 3 ओम। देखिए 2002 महाराष्ट्र सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन, जो कि आप टेक्स्ट बुक की थ्योरी पढ़ेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। इन अ मीटर ब्रिज द कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड टू डिक्रीज कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, टू रिड्यूस थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, टू इंक्रीज द ग्रिप ऑफ वायर, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर। तो यहां इसका जवाब है, जब भी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कम करने होते हैं तो कॉपर स्ट्रिप्स का यूज किया जाता है। तो कॉपर स्ट्रिप्स का स्पेसिफिक यूज कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को कम करने के लिए है। स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि आपको जो फिगर दिया गया है, जो कि अभी यहां पर स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं, जिसे मैं बोर्ड पे बनाया हूं, उसमें करंट की वैल्यू कितनी होगी, कितना करंट सप्लाई होगा, ये आपको आंसर देना। और ये महाराष्ट्र सीईटी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 वोल्ट की बैटरी, 30 ओम 30 ओम 30 ओम, करंट की वैल्यू निकालनी है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, करंट फ्लो हुआ I, यहां से करंट निकला I1, यहां से करंट निकला I2, बराबर आया करंट I, ब्रेक हो गया। अब I1 करंट यहां से जाएगा, तो अब यहां देखो I1 करंट जब यहां से जा रहा है तो करंट टर्न हो रहा है या करंट ब्रेक हो रहा है, करंट टर्न हो रहा है। तो 30 ओम और 30 ओम दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, ये करंट की वैल्यू है, वो सेम है। जब भी सर्किट एलिमेंट में करंट की वैल्यू सेम होती है, जब भी सर्किट एलिमेंट में करंट की वैल्यू सेम होती है तो इसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं 30 + 30 60,
30 प्लस 30 60, तो 30 ओम, और ये पैरेलल में आपके पास में 60 ओम, और यहां से यहां तक 2 वोल्ट की बात की जा रही है। अब देखो ये दोनों रजिस्टर, मान लेता हूं ये R1 है, ये R2 है, दोनों पैरेलल में। पैरेलल में हम सीधा लिखते हैं R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो ये क्या लिखा जा सकता है, देखिए 30 इंटू 60 डिवाइड बाय 30 प्लस 60, सो आरपी दैट विल बिकम 30 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 90 3। तो आरपी जो आता है 60 डिवाइड बाय 3 दैट इज 20 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 ओम आ गई। ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, 2 इक्वल टू आई इंटू 20, तो I इक्वल टू 2/20, और 2/20 को 1/10 और 1/10 को 0.1 एम्पियर लिखा जा सकता है। सो करंट की वैल्यू 1/10 एम्पियर या 0.1 एम्पियर लिखी जा सकती है। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन कहा गया है 2003 महाराष्ट्र सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच्ड टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बिकम। यहां पर वापस से जो पिछले क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसी तरह का एक क्वेश्चन जिसमें 4 टाइम्स लेंथ को बढ़ा दिया गया है और शुरुआत में रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम दे रखी है, तो आपको बताना है कितना नया रेजिस्टेंस होगा। चलिए बोर्ड की तरफ चलिए और सीखिए कैसे निकाला जाए। देखिए क्या कहा गया है, यहां कहा गया है लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है, 4 टाइम्स ऑफ L1। तो हम कह सकते हैं R2 बाय R1 L2 बाय L1 का होल स्क्वायर, R2 बाय R1 4 बाय 1 का होल स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं R2 इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ R1, और अब आप और हम ये बात जानते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाता है, तो 64 ओम। तो इसका आंसर आएगा 64 ओम। देखिए आपको कहा गया है क्वेश्चन, आपके पास एक बल्ब है, बल्ब पर 100 वॉट पावर लिखा हुआ है और 220 वोल्ट पर हम इसे यूज कर रहे हैं, 220 वोल्ट पर। आपको रेजिस्टेंस बताना है बल्ब का, वो कितना होगा। आइए बोर्ड की तरफ और देखिए किस तरह से निकाला जाए। देखिएगा स्टूडेंट, पावर की डेफिनेशन होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसे वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहा जाता है। इसे Q मल्टीप्लाई बाय V लिखा जा सकता है, तो पावर को लिखा गया Q मल्टीप्लाई बाय V अपॉन T। अच्छा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, करंट। तो पावर का बेसिक फॉर्मूला W/T, इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला VI, V इक्वल टू IR। तो पावर को लिखा जा सकता है VI I इंटू R इंटू I, पावर आ चुका है आपके पास में I² R। अब I को आप लिख सकते हैं V/R। जब आपने I को V/R लिखा तो P इक्वल टू VI से I को आपने लिखा V/R, सो पावर को लिखा जा सकता है V² अपॉन R। तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, पावर और रेजिस्टेंस, R कैन बी रिटन V² अपॉन P, 220 का स्क्वायर अपॉन 100, 22 का स्क्वायर इंटू 100, तो आंसर आता है 484 ओम, क्योंकि 22 484 ओम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 484 ओम। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन कहा गया है 1 ओम, 3 ओम और R ओम, 1 ओम, 3 ओम और R ओम तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। 11 एम्पियर का करंट यहां से आ रहा है, 6 इधर जा रहा है, 2 इधर जा रहा है, इधर अननोन है कितना करंट पता नहीं है। हमें R ओम की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो चलिए बोर्ड पर और सीखिए किस तरह से डिटरमाइन किया। देखिए क्या कहा गया है, पॉइंट ए पे चेक कीजिए करंट कितना आया, 11 एम्पियर, गया कितना 6, 2 और x। तो हम कहते हैं जितना पॉइंट ए पर करंट आएगा उतना जाएगा। आया 11, गया इतना, तो ये आ चुका है आपके पास 11 इक्वल टू 8 प्लस x। तो x इक्वल टू 11 माइनस 8 दैट इज 3 एम्पियर। अब ये चेक कीजिए तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जब तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू डिटरमाइन करनी हो, तो ये इन दोनों रेजिस्टेंस को जब आप सॉल्व करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन डिटरमाइन होगा 1 इंटू 3 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3/4। तो आप चाहें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं कि ये 3/4 ओम रेजिस्टेंस R1 और ये रेजिस्टेंस आपके पास में आ चुका है R। यहां से आने वाला करंट 11 एम्पियर आपके पास है। अब चेक कीजिएगा, इधर 2 एम्पियर गया था, इधर 6 एम्पियर गया था, तो 2 प्लस 6 8 एम्पियर। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि ये 8 एम्पियर करंट है।
ये 8 एम्पियर है तो ये 3 एम्पियर करंट है। अब सोचो, मैंने आपको करंट डिवीजन रूल सिखाया था। करंट डिवीजन रूल में बताया था कि अगर आपके पास में ये R1 रेजिस्टेंस है, ये आपके पास R2 रेजिस्टेंस है, सपोज करंट यहां से I फ्लो हो रहा है, यहां पर I1 और यहां पर I2, तो I2 को लिखने का तरीका, जिस ब्रांच में करंट निकालना हो उससे अपोजिट ब्रांच वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। यहां देखो ये I1 8 एम्पियर है तो I2 आपके पास में 3 एम्पियर है, तो मैंने लिख दिया 3, इससे अपोजिट रेजिस्टेंस मतलब 3/4 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, तो टोटल करंट की वैल्यू 11 है। 3 इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4R प्लस 3, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। मल्टीप्लाई बाय 11, 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, 3/11 इक्वल टू 3 अपॉन 4R प्लस 3। अब देखो क्या हुआ, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब आप इसे लिख सकते हो 4R प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 11, तो 4R दैट इज इक्वल टू 8, R इक्वल टू 8/4, और 8/4 को आप 2 ओम लिख सकते हो। देखिए इससे पहले भी मैं सिखा चुका था कि करंट के प्रोपोर्शन जो होते हैं, ये I1, ये I2 और ये I3, तो I1 is to I2 is to I3 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 लिखे जाते हैं। तो पहला करंट है 6 to 2 is to, यहां पर आ चुका था 3, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के हिसाब से 1 अपॉन R1 दैट इज 1 अपॉन 1 is to 1 अपॉन 3 एंड दैट इज 1 अपॉन R। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इस तरीके से भी आप चाहें तो इसे यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मैंने दोनों अप्रोच आपको बता दिए हैं, अब आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा यूज करना है। आप इसको भी यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो आंसर वही आने वाला है जो यहां पर बताया गया है। देखिए स्टूडेंट, 2004 में आया हुआ एक क्वेश्चन, इसमें कहा है कि वायर की लेंथ को 10% से इंक्रीज किया है, तो आपको रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज होगा यह बताना है। अब देखो लेंथ 10% से इंक्रीज किया है, छोटा इंक्रीमेंट होता था तो शॉर्टकट लगा सकते थे, इंक्रीमेंट 10% है, कंसिडरेबल है, शॉर्टकट नहीं लग सकता। तो आइए देखते हैं कि हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कहा गया है, शुरुआत में लेंथ L था, बाद में लेंथ को आपने 10% से इंक्रीज कर दिया, तो नया लेंथ कर दिया आपने L/10, 11 L/10 से L2 अपॉन L1 दैट इज 11/10, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब आप और हम जानते हैं R2/R1 इक्वल टू होता है L2/L1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर R2/R1 इक्वल टू L2/L1 का होल स्क्वायर, तो इस तरह से आप कह सकते हैं R2/R1 11/10 का होल स्क्वायर, तो R2/R1 121 अपॉन 100, नाउ R2/R1 माइनस 1, 121 अपॉन 100 माइनस 1, तो R2 माइनस R1 अपॉन R1, 121 माइनस 100 अपॉन 100, तो ये आ गया डेल्टा R अपॉन R1 21 अपॉन 100, और अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आता है 21%। कितना आंसर आता है? 21%। आप समझिएगा ध्यान से, R2/R1 L2/L1 का होल स्क्वायर, A1/A2 का होल स्क्वायर, R1/R2 की पावर 4 बराबर। अगर R2/R1 इसे डेल्टा R2 या डेल्टा R अपॉन R लिखा जाए तो जो पावर होती है उसे आगे ले लो, 2 डेल्टा L अपॉन L लिख दो शॉर्टकट के तरीके से, पर छोटा परसेंटेज चेंज हो तब। R2/R1 को आपने A1/A2 लिखा था, तो आप इसे A2/A1 की पावर -2 लिख सकते हो, और मैंने बोला डेल्टा R अपॉन R, तो -2 डेल्टा A अपॉन A, जो पावर है उसे आगे ले जाइए। और माइनस क्या बताता है कि एरिया का परसेंटेज बढ़ा, परसेंटेज एरिया का जो परसेंटेज है वो बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और एरिया का परसेंटेज घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। वापस आ जाओ, R2/R1 आपने क्या लिखा था? R1/R2 की पावर 4, तो इसे R2/R1 की पावर -4 लिख सकते हैं। तो डेल्टा R अपॉन R जो पावर होगी उसको लिख दीजिए डेल्टा R अपॉन R,
तो ये शॉर्टकट एप्लीकेबल तब होते हैं जब चेंजेस स्मॉल हो। देखो अगर मान लो आप इस शॉर्टकट को यहां पे अप्लाई करते थे तो गलती क्या होती थी, आप डायरेक्ट लिख देते थे यहां से परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट 10%, तो आंसर 20%। और अब ऑप्शन में चेक भी कर लो, यहां पर 4 ऑप्शन में से अगर 20% होता था तो आप 20% फटाक से टिक कर देते थे, पर एग्जैक्ट आंसर 21% है। तो ध्यान रहे नियर बाय आंसर में 4 ऑप्शन में वो वैल्यू ना हो तो टिक कर सकते हैं, अदरवाइज लार्ज चेंज होने पे डायरेक्ट मेथड पे जाएं। देखिए 2004 में आया हुआ क्वेश्चन, 2 वायर लेंथ रेशियो 1:4 L1 by L2, रेडियस रेशियो 1:2 R1 by R2, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेशियो ρ1 by ρ2। तो आपको इनके रेजिस्टेंस कंपेयर करने हैं, मतलब आपको R, L और रो के रेशियो गिवन है। आइए बोर्ड पर किस तरह से सॉल्व किया जाए देखते हैं। कि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस के रेशियो को बताया जाता है R1 इक्वल टू रो L1 by A1, R2 इक्वल टू रो L2 by A2। अब जब आपको कंपेयर करना है रेजिस्टेंस को तो R1 by R2 रो L1 by A1, अच्छा यहां मटेरियल भी अलग अलग है, ρ1 ρ2 L2 by A2, सो R1 by R2 ρ1 by ρ2 L1 by L2 A2 by A1, लेकिन आपको रेडियस का रेशियो गिवन है R1 by R2 ρ1 by ρ2 इंटू L1 by L2, और क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात बोले तो पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर इसे कहा जा सकता है। तो R1 by R2 इक्वल टू ρ1 by ρ2 L1 by L2 R2 by R1 का होल स्क्वायर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखो ρ1 by ρ2 की वैल्यू कितनी गिवन है, तो आप चेक कर सकते हो लेंथ का रेशो L1 by L2 1:4 गिवन है। और देखो वापस देखो स्क्रीन की तरफ देखो, आपके पास में रेडियस का रेशो 1:2 गिवन है, मतलब R1 by R2 आपको 1:2 है, तो R2 by R1 आपको 2:1 होगा, 2:1। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशो 3:1 दे रखा है, तो हमारे पास में R1 by R2 रेजिस्टेंस का रेशो कंपेयर करने पर 3:1 निकाला जा सकता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए महाराष्ट्र सीईटी 2004 में आया हुआ एक और क्वेश्चन, इसमें पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकारी दी गई है। उसमें कहा गया है कि सेल इज बैलेंस्ड बाय 120 सेंटीमीटर लेंथ व्हेन सेल इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। अच्छा, शंटेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम बोला मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कर दिया, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसके बाद जो बैलेंसिंग लेंथ है उसे 80 सेंटीमीटर बताया गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है हमें सेल का। देखो मैं तो सजेस्ट करूंगा अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पोटेंशियोमीटर की जानकारी होना जरूरी है। आपको जानकारी नहीं है, जाइए प्लेलिस्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर निकालिए, पोटेंशियोमीटर का टॉपिक पढ़िए, समझिए कि वहां पे क्या बताया गया है, और उसके बाद जो मैं कह रहा हूं वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए बोर्ड पे चलिए और समझिए क्या बोला गया। देखिए जब कोई भी रेजिस्टेंस शंट नहीं किया गया था तब जो बैलेंसिंग लेंथ होती है उसे L1 कहा जाता है। जब रेजिस्टेंस शंट कर दिया जाए तब जो बैलेंसिंग लेंथ होती है उसे L2 कहा जाता है। और हमने ये सीखा था स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E by V -1, इसे कैपिटल R L1 by L2 -1 भी लिखा जाता है। तो 120 अपॉन 80 -1 50 3/2 -1 50 इंटू 1/2 दैट इज 25 ओम। ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए। स्मॉल r कैपिटल R 3/2 -1 1/2 25 ओम। सो दिस विल बी द वैल्यू। देखो बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन था, यहाँ 50 ओम नहीं था 5 ओम था, और जब 5 ओम था तो इसका आंसर 2.5 ओम आएगा। तो यहाँ छोटे मोटे माइनर मिस्टेक अवॉइड करने में, यहाँ 5 ओम था, 5 ओम में 5 डिवाइड बाय 2.5 ओम। देखिए महाराष्ट्र सीईटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन, इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट पूछी गई आपसे, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट हम जब टॉपिक पढ़े थे तब भी सीखे थे, ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। अब आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। द 4 रेजिस्टेंस अरेंज टू फॉर्म अ व्हीटस्टोन ब्रिज 8, 12, 6 and 27. The resistance that should be connected across 27 to balance the bridge is।
तो आपको 8, 12, 6 और 27 ओम ये रजिस्टर व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म करने की कंडीशन में बताए गए हैं। सर्किट को बैलेंस करने के लिए किस तरह से 27 ओम के अक्रॉस मतलब पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, तो आइए बोर्ड पे चलते हैं और समझते हैं किसे कैसे किया जाए। देखिए क्या क्या कहा गया है, आपको कहा गया है कि ये रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से अरेंज किए गए। 8/12 का रेशियो कहीं से कहीं तक आपको 6/27 नजर आता है क्या? चेक कर लो, तो नहीं आता है। बट इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर आप इसे ऐसा डिवाइड करें, देखिए ध्यान से 3 से डिवाइड करें, तो 3 से डिवाइड करने पर 9 यहां पर आ रहा है। कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। एक्चुअलिटी में ये 9 ना आते हुए अगर ये 3 आता था तो हमारा वर्क हो सकता था। मतलब क्या हुआ, यहां 27 के प्लेस पे 9 होना चाहिए था। नोटिस करना, 8/12 कितना रेशो आता है? 4 से डिवाइड करो, 2/3 आता है। 6/27 को किससे डिवाइड करें जिससे कि आंसर 2/3 आ जाए, क्योंकि बैलेंस करना है। तो अगर 3 से आप डिवाइड करते हो तो 2/9 आता है, पर अगर यहां 9 होता और आप 3 से डिवाइड करते तो देखो आंसर कितना आता, 2/3 आता। मतलब इसका जो नेट रेजिस्टेंस आना चाहिए 27 और x का, तो 27 और x का जो नेट आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 9 ओम आना चाहिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करने पर आंसर 9 ओम आना चाहिए। और ये दो रजिस्टर है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। जब भी दो रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो हम 1/R1 + 1/R2 लिख सकते हैं। So Rp can be written R1 R2 upon R1 + R2. ओके, तो R1 कितना है? 27x upon 27 + x, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। So आप इसे लिख सकते हैं 27 + x = 3x, 27 = 2x, तो x = आता है आपके पास में 27/2। So 27/2 मतलब आप इसे और सॉल्व करें, सिंप्लीफाइड करें, 1, 3.5, तो 13.5 ओम वो रेजिस्टेंस है जिसे कनेक्ट करने पर ये ब्रिज बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, 2005 में आया महाराष्ट्र सिटी में। ये क्वेश्चन बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पर बेस्ड है। इसमें दो सेल जिनका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, जिनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता है और उसके अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया है। गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है पहले केस में आती है 1.1 एम्पियर, पर जब दोनों सेल को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये रीडिंग आती है 0.6 एम्पियर। तो आपको स्मॉल आर की वैल्यू बताना है कि स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होती है। तो आइए चलिए बोर्ड पे चलते हैं और इससे सीखते हैं किस तरह से। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, 1.5 स्मॉल आर। मैंने इससे पहले भी कई क्वेश्चन करवाया तो बताया माइनस प्लस, फिर से माइनस प्लस, करंट फ्लो हो रहा है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मैं आर मान लेता हूं। अब देखो जब भी माइनस प्लस अल्टरनेट माइनस प्लस होते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं दोनों को ऐड कर सकते हैं, और नहीं भी करना है तो देखो ए, बी, सी और डी। तो ए से बी कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव से नेगेटिव। यहां पर करंट टर्न हुआ, करंट इधर की तरफ गया है, पॉजिटिव से नेगेटिव। बैटरीज में जितना करंट नेगेटिव टर्मिनल पर आता है उतना ही पॉजिटिव से जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव आई करंट। ठीक है ना? तो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं आप? इक्वेशन लिख सकते हैं ए से बी गए, ए टू बी, सी डी ए। ए से बी कुछ अवेलेबल है क्या? तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। बी टू सी तो -1 × R, सी टू डी कुछ भी नहीं है। डी टू ए आते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब -I × स्मॉल r, नेगेटिव से पॉजिटिव +1.5, पॉजिटिव से नेगेटिव -I × स्मॉल r, नेगेटिव से पॉजिटिव +1.5, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो 1.5 + 1.5 3, -IR -2R, तो 3 = आप लिख सकते हो 2I स्मॉल r प्लस कैपिटल R, 2I स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू 1 तो है ही I की वैल्यू, तो I की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 2R प्लस कैपिटल R। तो पहले इक्वेशन को सॉल्व करने पर या पहले सर्किट से हमें ये इक्वेशन कंक्लूड होता है। अब नोटिस करना,
गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मैंने R मान लिया, आई हैव अज्यूम्ड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज R। अच्छा, दोनों देखो किसमें, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और आपको मैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जब पढ़ाया तो बताया था कि अगर आपको इसका इक्विवेलेंट निकालना हो, मान लो आपके पास में दो रजिस्टर्स हो, सपोज ये रजिस्टर है, ये सेल है, इसका ईएमएफ है E1, रेजिस्टेंस है R1, दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ है E2, रेजिस्टेंस है R2, और इसको आपने कनेक्ट किया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस R। तो नेट ईएमएफ जो निकालते हैं वो आता है E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और दोनों को सॉल्व करने पर R नेट जो आता है वो आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब समझने पे ध्यान देना, E1 E2 अगर दोनों सेम हो जाए, R1 R2 अगर दोनों सेम हो जाए तो हम लिख सकते हैं ER प्लस ER, R प्लस R, तो 2ER डिवाइड बाय 2R, तो ये कुल मिला के E हो जाता है, बराबर है। और रेजिस्टेंस इक्वल हुआ तो R इंटू R डिवाइड बाय R प्लस R, दैट इज R बाय 2 हो जाता है। मतलब इस पूरे सर्किट में इन दोनों EMF को हटाकर जब आप लगाओगे तो एक अकेला EMF E और रेजिस्टेंस जो लगेगा वो R बाय 2 लगने वाला है। और अभी मैंने बोला, बताया गया यहां पर कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0.6 है, तो 0.6 मान लो A डैश, B डैश, C डैश और D डैश ऐसा बताया गया है। A डैश, B डैश, B डैश से C डैश गया, पॉजिटिव से नेगेटिव, C डैश से D डैश, मान लेते हैं करंट वापस से I डैश इक्वल टू 0.6, I डैश पॉजिटिव से नेगेटिव, ये नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस 1.5। तो देखो A डैश से B डैश जाने पर कुछ नहीं है, लेकिन B डैश से C डैश जाने पर माइनस 0.6 इंटू R आपके पास है। C डैश से D डैश कुछ भी नहीं है, लेकिन D डैश से A डैश जाने पर पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस I डैश इंटू R बाई 2, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस 1.5 शुड बी इक्वल टू 0। अब I डैश की वैल्यू बेसिकली 0.6 है, तो मैं यहां 0.6 लिख देता हूं, तो आप लिख सकते हैं 0.6 R प्लस 0.3 स्मॉल r इक्वल टू 1.5। ओके, अब देखो 1.5 दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 1.2 r, 0.6 स्मॉल r इक्वल टू 3। मैं इस इक्वेशन नंबर सेकंड कह देता हूं। मुझे स्मॉल r की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है? स्मॉल r। अब जब स्मॉल r की वैल्यू निकालनी तो स्मॉल r की वैल्यू निकालने का आसान तरीका क्या होगा, चेक कर लो। 3 इक्वल टू 2r प्लस कैपिटल R एंड 3 इक्वल टू 0.6r प्लस 1.2r, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए अब क्या कहा गया है, यहां पर हमें स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है और कैपिटल R मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, तो कुल मिला के हमें गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा, बराबर है ना। तो क्योंकि हमें R पता ही नहीं है, तो मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1.2 कर देता हूं, 2r मल्टीप्लाई बाय 1.2 तो ये 1.2r हो जाएगा, और इसका कोफिशिएंट इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय r 1.2r, और इसको सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, ये कैंसिलेशन होता है 3.6 माइनस 3, 2.4r माइनस 0.6 स्मॉल r, इसे आप लिख सकते हैं 0.6 और इसे लिख सकते हैं आप 2.4 माइनस 0.6 8, तो 0.8r, तो r को लिख सकते हैं आप 6/8, मतलब 1.8 लिख सकते हैं इसे, नॉट ओनली 8, 1.8, तो 1.8 और 0.6 तो 6/18, जिसे 1/3 ओम लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर आता है फाइनली 1/3 ओम विल बी द फाइनल आंसर। देखिए यहां क्वेश्चन क्या बोला गया है, 2005 में आया हुआ है। पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ रेजिस्टिविटी 10 टू द पावर 9 ओम सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट दे रखा है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। तो आइए पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकाला जाए इसे समझते हैं। देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप जानते हैं V इक्वल टू होता है IR अपॉन L, और R आप जानते हैं होता है रो L बाय A। तो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसे ही लिखते हैं तो आ जाता है I अपॉन L, रो L बाय A, इससे कैंसिलेशन हुआ तो I रो बाय A। I 0.01 एम्पियर, तो आप इसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर -5 एम्पियर। रो की वैल्यू
10 टू द पावर +9 ओम सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -2 ओम मीटर आ जाएगा। -2 सेंटीमीटर स्क्वायर, -2 -4 मीटर स्क्वायर से लिखा जा सकता है। -5 -2 -7 -7 इंटू +9 -6 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर। ये यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। देखिए 2006 में आया हुआ क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज बोला गया, रेजिस्टेंस 4 रेजिस्टेंस बताए गए हैं, 10 ओम 10 ओम 10 ओम और 20 ओम। अब हमें इसे बैलेंस ब्रिज बनाने के लिए क्या करना चाहिए, 20 ओम के अक्रॉस कौन सा रजिस्टर लगाना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये कैसे होगा। देखिए बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी और पॉइंट डी आर्म्स रेशो इक्वल होते हैं 10/10 इक्वल टू 10/20। तो ये आता है 1, तो 10/20 1 नहीं आता है, तो ये 1 तभी आ सकता है जब 20 के प्लेस पे 10 आ जाए। मतलब अगर मैं 20 के पैरेलल में कोई x रेजिस्टेंस लगा देता हूं तो उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर जो आना चाहिए दैट शुड बी 10 ओम। पर हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में 20 इंटू एक्स डिवाइड बाई 20 प्लस एक्स, तो 10 इक्वल टू 20x 20 प्लस एक्स 20 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू आपके पास में 20 ओम आ जाता है। और इससे पहले भी हम जानते हैं कि अगर इसका आंसर 10 लाना है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सेम रेजिस्टेंस होता है तो आंसर हाफ आता है, तो 20 का आंसर हाफ होगा दैट इज 10। जैसे 10 हुआ तो 10 डिवाइड बाय 10 क्या हो जाएगा, बैलेंस ब्रिज। देखिए 2006 में आया हुआ एक क्वेश्चन कि वायर की लेंथ 10% से इंक्रीज की जाए तो रेजिस्टेंस कितने % से इंक्रीज होता है। देखिए आपने और मैंने ये क्वेश्चन पहले भी इसी वीडियो में सॉल्व किया जिसका आंसर 21% आया था। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पीछे बैक में जाएं और देखें स्टार्टिंग में क्वेश्चन इस तरह का हमने सॉल्व किया है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन 2008 में क्या बोला है। द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लेंथ, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट, डिक्रीजिंग द सीरीज रेजिस्टेंस, इंक्रीजिंग द करंट इन द पोटेंशियोमीटर। तो बेटा सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो लेंथ को बढ़ाने पर सेंसिटिविटी में बदलाव आता है। जितना ज्यादा आप लेंथ बढ़ाते हो उतनी बेहतर सेंसिटिविटी होती जाती है। उसका कारण होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ऐसा समझो कि मान लो 100 सेंटीमीटर लेंथ थी और 100 वोल्ट मेजर कर रहे थे, बराबर है ना। तो 100 वोल्ट 100 सेंटीमीटर पे, तो 1 सेंटीमीटर पे 1 वोल्ट आया। पर अब सोचो 100 वोल्ट तो उतना ही रहने दो, अब आप 100 सेंटीमीटर मत करो, 200 सेंटीमीटर कर दो, तो आंसर होगा 100 डिवाइड बाय 200 मतलब क्या, हाफ वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में आपने हाफ वोल्ट मेजर किया और उससे पहले जो आप कर रहे थे 1 वोल्ट मेजर कर रहे थे। तो लेंथ बढ़ी तो क्या हुआ, लेंथ बढ़ी तो ऑब्जर्वेशन छोटा मेजरमेंट हुआ। 300 मीटर कर दो, 300 सेंटीमीटर कर दो, तो 1/3 वोल्ट हो जाएगा। लेंथ बढ़ाते जाओ सेंसिटिविटी बढ़ते जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 2008 में, a wire of length 1.6 has a resistance, this one connected across the battery and internal resistance. What is the potential gradient of the circuit? Now potential gradient होता है potential drop per unit length। आइए हम इसे देखते हैं कैसे किस तरह से निकाला जाए, या इसे ऐसा भी लिखा जाता है कई बार आईरो अपॉन ए। आइए बोर्ड पर देखते हैं इसे कैसे निकाला जाए। देखिए क्या कहा गया है, लेंथ गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, स्मॉल आर और ई गिवन है। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ V by L, IR by L, IL रो L by A, L से L कैंसल, I रो by A, इसे ऐसा लिखा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। सो I रो by A इसे लिखा जा सकता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बताया नहीं गया हमें सिर्फ गिवन है लेंथ R, स्मॉल r और E गिवन है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं और उसको लेंथ से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे निकाला जाएगा, करंट यहां से निकला, इसको ऐसा समझिए कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 8 ओम, ये समझिए आपके पास है 2 ओम, और ये समझिए आपके पास है 2 वोल्ट। अब करंट निकाल लेते हैं। जब करंट होगा तो टर्न होगा, रन होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो रेजिस्टेंस आया 10 ओम, वोल्टेज आया 2 वोल्ट और V इक्वल टू आया IR।
तो I इक्वल टू आ गया V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 10, 2 डिवाइड बाय 10 आता है। देखिए करंट की वैल्यू आ गई V बाय 10, V 2 बाय 10, तो करंट आ चुका है। अब हमें यहां से यहां तक का लेंथ गिवन है 1.6, रेजिस्टेंस गिवन है 8। आइए यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइड बाय टोटल लेंथ निकालते हैं। VAB I इंटू RAB, I है 2 बाय 10, RAB 8, लेंथ कितना है 1.6, 2 बाय 10 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 16, इससे कैंसिलेशन, 16 डिवाइड बाय 16 आंसर आता है 1 वोल्ट पर मीटर। तो यहां पर हमने 1 वोल्ट पर मीटर निकाला। तो वापस चेक कीजिएगा हमने क्या किया। हमने इसका रेजिस्टेंस R मान लिया, इसका 2, ये आपके पास में 2 वोल्ट है। 8 + 2 सीरीज कॉम्बिनेशन 10 निकाला, करंट निकाल लिया। यहां से यहां तक का लेंथ गिवन है, यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया। पोटेंशियल ड्रॉप I RAB डिवाइड बाय L, करंट एरिया 2 बाय 10, रेजिस्टेंस 8 डिवाइड बाय 1.6, आंसर आता है 1 वोल्ट पर मीटर। देखिए 2007 में आया हुआ क्वेश्चन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन है 4 × 10⁻⁵ ओम, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, करंट गिवन है 0.2 एम्पियर। आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकालना है। तो वापस से पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ होता है। आइए बोर्ड की तरफ और देखिए किस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहा गया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ IR अपॉन L, IL रो L बाय A, L से L कैंसल, I रो बाय A। I चेक करो 0.2, रो चेक करो 8 × 4 इंटू 10⁻⁻5, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेक करो तो 8 × 10⁻⁻4, 0.8 डिवाइड बाय 8, 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻2 वोल्ट पर मीटर, इसे इस तरह से निकाला जा सकता है। तो ये हमारा इसका आंसर होता है। देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट पूछी गई है और आप अभी पिछले क्वेश्चन से ही देख सकते हैं वोल्ट पर मीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट होती है। इसमें SI वर्ड यूज किया गया है, तो वोल्ट पर मीटर विल बी द आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, किरचॉफ लॉ, फर्स्ट लॉ इज कंसीक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट। तो पहला लॉ जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है और सेकंड लॉ जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की पहले भी हम यूनिट देख चुके हैं, ये ओम मीटर यूनिट होती है, ओम मीटर इसकी SI यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, द 4 रेजिस्टेंस अरेंज टू फॉर्म अ व्हीटस्टोन नेटवर्क 8, 12, 6 and 27, द अननोन रेजिस्टेंस अक्रॉस 27, जिससे कि ब्रिज बैलेंस हो जाए। देखो भाई 2009 में ये जो क्वेश्चन आया है मैंने आपसे पहले इसी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जिसका आंसर 13.5 ओम आया हुआ है। तो अगर किसी को लगता है ये क्वेश्चन देखना है तो इसी वीडियो को वापस से रिपीट करके देख सकता है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है। आगे देखिए, फॉर द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर इज प्रिफर्ड इन कंपैरिजन टू वोल्टमीटर। भाई पोटेंशियोमीटर को प्रेफर इसलिए किया जाता है कि पोटेंशियोमीटर सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है, जबकि वोल्टमीटर सर्किट से करंट ड्रॉ करता है। तो पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम कर रहा होता है, जबकि वोल्टमीटर खुद कुछ करंट लेता है। पोटेंशियोमीटर इसलिए प्रेफर किया जाता है। पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन वोल्टमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर इज लेस देन द वोल्टमीटर, द पोटेंशियोमीटर इज चीपर देन द वोल्टमीटर। ये तीनों ऑप्शन तो अभी तक सही नहीं दिखे। चौथा ऑप्शन देखो, द पोटेंशियोमीटर डज नॉट टेक करंट फ्रॉम द सर्किट। तो ये आंसर इसका सही आंसर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।